हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम सेल के बारे में आपको बतलाए थे, सेल का इन्फॉर्मेशन बतलाए थे। सेल के बारे में हम आपको बता रहे थे कि सेल किसे कहते हैं, सेल का डिस्कवर किसने किया और सबसे पहले किस प्रकार की सेल की खोज हुई थी। क्या समझे, सारा मैंने डिफिनेशन के साथ आपको सेल के बारे में बता चुके थे। यहाँ तक बतलाए थे आप लोग का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन होती है, सबसे छोटी सेल कौन होती है, सबसे लंबी सेल कौन होती है, और संसार की सबसे बड़ी सेल, संसार की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। ये सारा चीज़ मैंने आप लोग का डिफाइन किया था। क्या समझे। अब हम लोग थोड़ा सा इसी के आगे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कि सेल को किसके द्वारा मापा जाता है। सेल को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये जो सेल है इसको मापते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सेल को किसके द्वारा मापा जाता है, तो सेल को माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मानव में सबसे लंबी सेल जो होता है, सबसे लंबी सेल वो होता है न्यूरॉन। कौन होता है? न्यूरॉन। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन होती है, तो बोलिएगा न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो होती है वो ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। ये न्यूरॉन को एक चीज के नाम से और जाता है, स्नायु कोशिका। तो क्या बोला जाता है? स्नायु कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। स्नायु कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो होगा कि सेल को किसके द्वारा मापते हैं? माइक्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। मानव बोलता है मानव का सबसे लंबी सेल कौन होता है? मानव का बोलता है कि सबसे लंबी सेल कौन सा होता है, यानी मानव का, यानी ह्यूमन बॉडी का भी लिख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का, मानव बॉडी का सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होती है। कौन होती है? न्यूरॉन, जो ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? ब्रेन में। और इसको न्यूरॉन को एक और नाम से जाना जाता है, स्नायु कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्नायु जो कोशिका ब्रेन में होती है, याद रखना यहाँ पे न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होती है। कोशिका का विभाजन नहीं होती है। कौन कोशिका में? कोशिका दिखता है कि न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होती। इसका मतलब है कि सेल डिवीजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होती है। अगर ब्रेन में किसी को चोट लग जाता है, अगर ब्रेन में किसी को चोट लग जाता है और यदि न्यूरॉन सेल, तंत्रिका सेल मर जाती है या नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो पुनः फिर ये नई कोशिका का निर्माण नहीं करती है। क्या समझे। इसीलिए पुलिस ने कहा है कि जब भी आप, प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि जब भी आप गाड़ी चलाइए तो आप क्या कीजिए कि आप सुरक्षित हेलमेट पहन कर रहिए। क्या कीजिए? हेलमेट जो होता है पहन के रखिए। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो अगर किसी प्रकार से अगर एक्सीडेंट करते हैं, अगर ब्रेन में चोट लग जाता है और अगर न्यूरॉन कोशिका नष्ट हो जाती है, तो आपको फिक्स है कि आपको क्या होता है? डेथ हो जाती है वहीं पे। क्या समझे? क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि न्यूरॉन कोशिका। अब क्वेश्चन एक आता है कि न्यूरॉन कोशिका में सेल डिवीजन क्यों नहीं होते? क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा उसमें सेल डिवीजन नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ही इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होती है। तो आप लोग के क्वेश्चन होगा कि कहाँ का कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होती है, तो न्यूरॉन के कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होती है। और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। और यहाँ जो होती है बेटा, वो क्या करती है कि कोशिका का विभाजन नहीं होती है। अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो जाती है तो पुनः फिर कहा जाता है कि दोबारा निर्माण नहीं होता है। इसीलिए पुलिस ने इसको क्या किया? चौकौना करके रखा है। क्या समझे कि आप जब भी गाड़ी चलाइए तो हेलमेट पहन के रखिए, क्योंकि कब किसका एक्सीडेंट हो जाता है कहा नहीं जा सकता है। क्या समझोगा? ब्रेन में चोट लग जाता है तो समझिए कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको समझिए कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर तुरंत दिखा लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बतलाता हूँ, सबके घर में भाई पिताजी अपने ड्यूटी करने के लिए
गाड़ी चलाते हैं तो याद रखिए उनको जरूर बोलिए कि आप कहीं भी जाएं तो हेमलेट पहन कर जाएं, क्या समझे। और एक चीज़ और बतला देता हूं मैं आप लोग का कि अगर किसी को गिर जाता है कोई व्यक्ति और अगर उसको समझिए ब्रेन में चोट लग जाता है और चोट लगने के बाद अगर उसको वोमिटिंग हो जाती है, क्या समझे, तो ऐसा कंडीशन में उसे रुकना नहीं चाहिए, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागना चाहिए, क्या समझे, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागना चाहिए, उसको सीटी स्कैन करवाना चाहिए, क्या समझे, ब्रेन को सीटी स्कैन करवाना चाहिए कि कहीं पे ब्लड जम तो न गया है, कौन सी कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, क्या हो गया, ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको अच्छे से बतला देंगे, क्या समझे। तो याद रखिएगा चीज कि ब्रेन में चोट लगने पर कौन सा सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो न्यूरॉन हो जाती है। और ये अगर एक बार कहा जाता है कि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पुनः फिर इसका नया कोशिका का निर्माण नहीं होती है, पुनः ठीक किया जा सकता है, लेकिन न्यू कोशिका का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसके पास सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण सेल डिवीजन नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होती है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होती है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ह्यूमन बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं या जिगर भी कहते हैं, जिगर में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होता है। तो याद रखना मानव के शरीर में यकृत जिसकी वेट होती है लगभग 1.5 kg, कितना होता है, वेट कितना होता है इसका, यानी वजन जो होती है वो लगभग 1.5 kg होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है, जिसको लीवर भी कहते हैं या जिगर के नाम से जाना जाता है। का वेट कितना होता है, 1.5 kg होती है। अब मैं बताता हूं कि लीवर एक ऐसी कहा जाता है ग्लैंड है, एक ऐसी ग्रंथि है जहां सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन होती है। अगर किसी कारणवश वहां चोट लग जाता है, क्या लग जाता है, वहां पे चोट लग जाता है और वह जिगर की यानी कहा जाए तो लीवर की कोशिका यदि क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो याद रखिए ये पुनः ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सेल डिवीजन बहुत तेजी से होती है। क्या होती है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होती है। कहाँ पे, तो आपको यकृत में सेल डिवीजन इतना तेजी से होती है कि अगर चोट लग जाती है तो इस सेल डिवीजन करके पुनः कहा जाता है ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। किसके पास, जिसके पास सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होती है, तो यकृत में होती है। और यकृत क्या है, तो एक प्रकार की ग्रंथि है, क्या है, ग्रंथि है। इसकी वेट कितनी होती है, तो 1.5 kg होती है, क्या समझे। कहाँ की कोशिका जहां जो सेल डिवीजन नहीं करती है, तो याद रखिएगा कि न्यूरॉन का मस्तिष्क का कोशिका होती है जिसका नाम है न्यूरॉन, यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होती है, यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होती। तो कहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होती है, तो ब्रेन का एक सेल होती है जिसका नाम है न्यूरॉन, क्या समझे, यहाँ का कोशिका विभाजन नहीं होती है, क्योंकि इसके पास सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो याद रखिए प्लांट में सेल डिवीजन होता है सेल प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कभी काल कि सेल प्लेट के द्वारा कैसे होता है, तो केयर करिएगा। यहाँ पे मानते हैं कि एक पेड़ है, क्या है, यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे मानता हूं कि ये क्या है, एक पौधा है, ये क्या है, एक पेड़ है। और यहाँ पे देखिएगा कि कंसी यहाँ पे इस प्रकार से करके एक पेड़ निकलता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार से आप लोग का प्लेट की तरह बना हुआ रहता है, इसी को कहते हैं सेल प्लेट। तो आप लोग के याद रखिए क्वेश्चन कभी काल आप लोग के पूछेगा कि कोशिका प्लांट में या पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन कैसे होता है, तो पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन सेल प्लांट के द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के सारी चीज समझ में आया होगा, क्या समझे। इससे पहले की क्लास में भी मैंने सारा कुछ आपको बतलाए रहे थे, नोट बता रहे थे इसके बारे में कि
सेल को किसके द्वारा मापा जाता है? तो सेल को मापते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। मानव की सबसे लंबी सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन नाम है। क्या समझे? जो ब्रेन में होती है, जिसे अस्नायु कोशिका भी कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होती है। क्या समझे? इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसके पास सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद लिखता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ होती है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होती है, जिसको जिगर यकृत भी कहते हैं। यकृत एक प्रकार की ग्लैंड है, जिसकी वेट होती है कितना? 1.5 kg होती है। क्या समझा? इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर इसमें एक बार कोशिका का क्षतिग्रस्त हो जाती है तो पुनः फिर ठीक किया जा सकता है। ये था एक छोटा सा आप लोग का क्लास अभी का, समझे? इसको अब हम क्या करते हैं? मिटाते हैं और आपको फिर हम क्या करते हैं आगे के। हाँ, फिर एगो था कि प्लांट में सेल डिवीजन कैसे होता है? तो सेल प्लांट के द्वारा क्या होती है? प्लांट में सेल डिवीजन होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। क्या समझे? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए बच्चे, अब इसके बाद मैं आप लोग के बतलाने वाला हूं, आगे थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि सेल के बारे में। और आगे क्या कि आप सोचे होंगे कि सेल को मापते हैं हम लोग किसके द्वारा? तो माइक्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। सबसे बड़ी सेल, छोटी सेल, सब कुछ मैंने कल के क्लास में बता दिया। अब जो मैं आप लोग के बतलाने वाला हूं, वो बतलाने वाला टाइप, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोग के बतलाता हूं कि कोशिका केंद्रक के आधार पर, किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर, यानी न्यूक्लियर के केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है यूकैरियोटिक और एक का नाम है प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं प्रोकैरियोटिक, और दूसरा मैं बताने वाला हूं यूकैरियोटिक। सबसे पहले तो मुझे जानना होगा कि प्रो का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। और योटिक का मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक के। और यू का मतलब होता है नया, इसका मतलब भी होता है केंद्रक। इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक। केंद्रक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है कोशिका को? तो केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक मैंने बतलाया प्रोकैरियोटिक और एक मैंने बतलाया यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, और कैरियोटिक का मतलब होता है आप लोग का केंद्रक। यूको का मतलब होता है नया, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। इसका मतलब है कि प्रो मतलब इसका जो केंद्रक है प्राचीन है, मतलब विकसित नहीं है। और युग का मतलब है इसका जो केंद्रक है वो विकसित है। विकसित का मतलब डेवलप है। जैसे जैसे दुनिया आज हमारा बढ़ते जा रहा है, डेवलप हो रहा है। तब प्राचीन है, इसका मतलब है कि इसका केंद्रक जो है वो क्या था? प्राचीन है, मतलब केंद्रक इसका विकसित नहीं है। इसमें सारा कहा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में अब विकसित कोशिका भी इसे कहा जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें सारा कोशिकांग अब्सेंट होता है। इसमें सारा कोशिकांग उपस्थित नहीं रहता। कुछ ही कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है, सब के सब प्रेजेंट नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में सारा कोशिकांग लगभग उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको विकसित प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये हो गया पहला
कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरी चीज क्या होता है यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिएगा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या समझे? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ये उतना विकसित कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या समझे? झिल्ली की तरह, मेम्ब्रेन की तरह होती है। और यूकैरियोटिक में सॉरी, एक चीज मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसमें यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति जो होती है, क्या होती है? पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक चीज और केयर करिएगा कि कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट में, इसमें प्लांट में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या समझे? उसके बाद मुझे देखना होगा कि इसमें एक और आता है कवक। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। क्वेश्चन कभी काल पूछेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। फिर उसके बाद आता है जीवाणु जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, वो किसकी बनी होती है? तब आपको मैं बता देता हूं कि कवक की जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है आप लोग का पेप्टिडोग्लाइकोन की, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, याद रखना, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज का। इसका सेलुलोज का बना होता है। इसका बना होता है, तो मैं बता देता हूं, शैवाल की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है एवं हेमोसेलुलोज की बनी होती है, एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या समझे? आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले यहाँ पे कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये तो विकसित है, इसका शरीर जटिल होता है। क्या समझे? तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या समझे? इसकी प्लांट में, यानी प्लांट पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। शैवाल की, उसके बाद है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद ये मैं बताऊंगा आप लोग का कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, नीले भी होते हैं, आप लोग का बताएंगे आप लोग का कि लाल भी होता है, हरा भी होता है, और आप लोग का भूरा भी होता है, नीला नहीं भूरा होता है। क्या समझे? शैवाल 3 कलर का होता है। क्या समझे? सबसे जटिल शैवाल जो होता है वो आप लोग के बताऊंगा कि समुद्री का शैवाल होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, जिसे लाल शैवाल भी कहा जाता है। क्या समझे? ये तीनों के अंतर्गत में आप लोग के बताएंगे कि रेडोफाइसी क्या है, क्लोरोफाइसी क्या है और क्रियोफाइसी क्या है। ये शैवाल के अंतर्गत में ही आप लोग का पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या समझे? अब मैं आगे आप लोग के बतलाने वाला हूं कि पहला तो हम लोग पढ़ लिए अंतर आप लोग का। आगे मैं बतलाने वाला हूं यहां पे दूसरी चीज है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक जो रहता है वो क्या होता है? पाया जाता है। दूसरी चीज होता है
कि केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है और न ही इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, नहीं इसमें केंद्रक के झिल्ली पाया जाता है, क्या समझे, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, इसमें केंद्रक के झिल्ली क्या होता है, पाया जाता है। इसमें अब एक चीज और बतलाएंगे कि इसके अंतर्गत में आता है, आप लोग का मैं बता देना चाहता हूं कि बैक्टीरिया, क्या आता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। कभी कल क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन होता है, तो बैक्टीरिया होता है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का एक और नाम है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया, क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। अब क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल क्यों कहा गया, नील हरित शैवाल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसको, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल के कारण इसको पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल के कारण ये नील हरित शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या बनाता है, स्वयं बनाता है। लिखता है कि साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत में आता है, जबकि इसके अंतर्गत जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंतर्गत कहा जाता है कि सभी प्लांट आते हैं। क्या आते हैं, सभी प्लांट आते हैं। और कहा जाए तो कवक आते हैं, क्या समझे। उसके बाद शैवाल आते हैं, क्या आते हैं, शैवाल आते हैं। उसके बाद आप लोग का जंतु आते हैं, क्या आते हैं, जंतु आते हैं। याद रखना, जंतु का कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि शैवाल का कोशिका भित्ति पाया जाता है, कवक का कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्लांट का कोशिका भित्ति पाया जाता है। मैंने इसे जस्ट अभी आप लोग के बताएं कि प्लांट की यानी पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है, शैवाल की कोशिका बनी होती है वो किससे बनी होती है, शैवाल की, तो आप लोग के मैंने बताया सेलुलोज एवं हेमी सेलुलोज की बनी होती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्या समझे। ये कंफर्म मान लीजिएगा कि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये सब इसका एग्जांपल्स आता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में आता है नील हरित शैवाल, जिसको नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब इसको नील हरित शैवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या समझे। अब होता है कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, क्या समझे। अब लिखता है कि प्रोकैरियोटिक में, बोलता है कि प्रोकैरियोटिक में, अब इतना आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लीजिए। अब एक चीज को दिमाग में रखेगा कि जब ये कहा जाता है कि मानते हैं कि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली जब नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली जब नहीं पाई जाती है तो फिक्स है कि जब केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है तो फिक्स है कि इसमें न्यूक्लियर जो रहता है यानी क्रोमोसोम जो रहता है, डीएनए रहता है, चारों ओर ऐसे फैले रहता है, चारों ओर डीएनए फैला हुआ रहेगा, चारों ओर डीएनए फैला हुआ रहेगा। और इसमें प्रोकैरियोटिक विकसित होता है, इसमें केंद्रक बंधा हुआ रहता है और इसके अंदर केंद्रक झिल्ली से क्या रहता है, बंधा हुआ है। तो फिक्स है कि केंद्रक के अंदर रहता होगा, केंद्रक के अंदर क्या रहता होगा, तो केंद्रक के अंदर रहता होगा इसका क्या, डीएनए या क्रोमोसोम, क्या क्रोमोसोम क्या रहता होगा, केंद्रक के अंदर रहता होगा। इसमें भी केंद्रक के अंदर ही नहीं रहता होगा, चारों ओर क्या रहता होगा, फैला रहता है कि नहीं। अब एक चीज और आता है प्रोकैरियोटिक में, क्या समझे, एक चीज और आता है आप लोग के मैं बतलाता हूं कि सर इसमें डीएनए जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो याद रखिए इसमें डीएनए की संरचना जो होती है वो गोलाकार होती है, ऐसे होती है, गोलाकार होती है।
क्या समझे, रहता है सिंगल। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें सिंगल हेक्सेल होता है। क्या होता है, सिंगल हेक्सेल, हेक्सेल होता है, सिंगल हेक्सेल होता है। क्या समझे, ये आप देखें इस प्रकार से गोलाकार होती है, यानी मानते हैं कि इस प्रकार से हम जानते हैं, लेकिन ये लंबा नहीं होकर, ये लंबा नहीं होकर ये सिंगले रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे चारों ओर रहता है। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो रहता है, क्या रहता है, डीएनए जो रहता है वो याद रखना निफाकार यानी गोलाकार आकार का रहता है, क्या, डीएनए। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है, क्या, यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से होता है, डबल हेक्सेल होता है। क्या होता है, डबल हेक्सेल होता है। और ये डबल हेक्सेल होता है, और याद रखना क्या होता है, ये डबल हेक्सेल होता है। और एक चीज याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो डीएनए होता है वो डबल हेक्सेल का बना होता है, और ये लंबाई होती है, क्या होती है, लंबी होती है, जबकि इसमें गोलाकार होती है। एक चीज और है, ये डीएनए की ये जो पूरी जो लंबाई होती है वो 4.5 होती है, 4.5 से लेके 4.6 होती है, एक कुंजी की पूरी लंबाई होती है। एक चीज और होता है कि डीएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर कहीं कहीं इस प्रकार की एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है, बोलता है हिस्टोन। क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। इसका मतलब है यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जबकि कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट रहता है। क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो ये था आप लोग का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जेनेटिक पदार्थ के बारे में। क्या समझे कि जेनेटिक पदार्थ क्या है, क्या समझे। और जेनेटिक इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल हेक्सेल होता है और गोलाकार होता है, जबकि इससे लंबा होती है, क्योंकि आप लोग प्लांट में देखे होंगे लंबा, प्लांट में भी इसी प्रकार की होती है, लंबाई होती है। और एक चीज और देखिएगा, मनुष्य में भी इसी प्रकार का होती है, कवक में भी इसी प्रकार का होता है। क्या समझे। उसके बाद कवक के साथ और देखिएगा अब किसमें, तो शैवाल में भी इसी प्रकार से होती है। क्या समझे, यानी इसमें लंबा, जिसमें आप लोग को उदाहरण बताए थे उसमें इस प्रकार का डीएनए होता है, जबकि जीवाणु और नील हरित शैवाल में इस प्रकार की होती है। चलिए आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आप लोग का जो है से दोनों का अंतर बतलाते हैं। क्या समझे, ठीक है, दोनों का अंतर हम लिखते हैं, आप लोग का बतलाते हैं। चलिए, ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। क्वेश्चन को देता प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप लोग के मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किससे कहते हैं, इसका अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये अविकसित कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अविकसित कोशिका कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले आप लोग के बता चुका हूं कि प्रो का मतलब प्राचीन, इसका केंद्रक विकसित नहीं होती है। साथ साथ इसमें सारा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या है, अविकसित है, बहुत प्राचीन है। क्या समझे, ये विकसित नहीं है। शुरू में जब खोज पता चला था कि क्या था, तो बैक्टीरिया था। और कौन बैक्टीरिया, तो नील हरित शैवाल, जिससे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और मैंने बताया था कि साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें याद रखना आप लोग का क्या था, नीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या समझे, इसलिए नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि यह विकसित कोशिका होती है, यह विकसित होती है, क्योंकि प्रो का मतलब यू का मतलब होता है बाद में। क्या समझा, नया कोशिका जब भी बनता है तो वह विकसित कोशिका होती है। इसमें गाल्गी काय, राजधानी, राइबोसोम, लाइसोसोम कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सब पाया जाता है। क्या समझे, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये लाइसोसोम, राइबोसोम का माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी यह सब क्या होती है, अब्सेंट होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब हम दूसरे की ओर पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और नहीं केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें चारों ओर केंद्रक क्या होता है,
फैला हुआ रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कहा जाता है कि चारों ओर केंद्रक फैला जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, एक चीज और देखिएगा आप लोग कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली भी रहती है, इसके अंदर बंद रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है। इसका मतलब है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। तीसरा है डिफरेंशन कि इसमें कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक में कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली भी इसमें पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अगला है चौथा नंबर कि इसके केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और जबकि याद रखना यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आगे लिखता है यहाँ पे कि इसमें डीएनए का संरचना गोलाकार होता है, सिंगल हेक्सिल होता है। क्या मैंने बतलाया कि इसमें डीएनए का संरचना जो होता है, आप लोग के पहले मैंने बता चुका था कि डीएनए का संरचना जो होता है इसे गोलाकार होती है, मैंने बतलाया था। क्या समझे? और ये सिंगल हेक्सिल का होता है, सिंगल हेक्सिल होता है लेकिन चारों कार गोलाकार गोलाकार होती है, मैंने इसमें आप लोग के बतलाए थे। और एक चीज और कि डीएनए पर हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है जो प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? अब्सेंट होती है। क्या होती है? अब्सेंट होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बतलाए थे इसमें कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहा जाता है कि कोशिका भित्ति तो होती है पर सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कितने? इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और 70S राइबोसोम के 2 सब यूनिट होती है। कितने होती है? 2 सब यूनिट होती है। एक होती है आप लोग का 40 70S और एक होती है 3S। क्या समझे? ये 2 सब यूनिट इसमें पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में मैंने बतलाया आप लोग का कि इसमें विकसित कोशिका, इसको विकसित कोशिका कहते हैं क्योंकि इसमें सभी कोशिकांग पाया जाता है। जबकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। इनमें कहा जाता है कि सभी अंग पाया जाता है जिसके कारण इसे विकसित कोशिका कहा जाता है। इसके बाद लिखे कि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखना क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो है एक प्रकार का वर्णक होती है। क्या होती है? वर्णक होती है। इसके बाद लिखता है कि इसका रसधानी क्या होता है? रसधानी वैक्यूल्स, यानी इसका जो रसधानी जो होती है इसे क्या होती है? बड़ी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है। इसके बाद लिखता है यूकैरियोटिक कोशिका में कि इसमें डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए जो होता है वो डबल हेक्सिल होता है। कैसा होता है? डबल हेक्सिल होता है। आप लोग के क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का जो संरचना होती है इसका यूकैरियोटिक का वो कैसी होती है? तो डबल हेक्सिल होता है। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद है आप लोग का कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और मैंने पहले भी बता चुके हैं कि यूकैरियोटिक जो है वो क्या विकसित है और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका जब विकसित है तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे मैंने आप लोग के बताया कि पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मैंने बतलाया सेलुलोज की बनी होती है। क्या समझे? उसके बाद मैंने बतलाया आप लोग का कि कबक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद मैंने बतलाया जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोन की बनी होती है। तो समझे? इसमें बतलाया कि इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल्स से दोनों में पाया जाता है। एक पॉइंट इसमें छूट गया था कि इसमें 80S क्रोमोसोम पाया जाता है। 80S से कहा जाता है कि 80S जो होता है से क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। 80S से राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम के 2 यूनिट होता है 60S और 40S, यानी 60S और 40S 2 राइबोसोम के कहा जाते हैं। 2 क्या होता है? सब यूनिट
होती है। ये जब स्पेशल होगा तो मैं आप लोग का सारा चीज मैं बतलाऊंगा, क्या समझे। डीएनए से लेकर हर चीज, डीएनए का क्लास आप लोग का खाली 1 से 1.5 घंटा चलेगी, खाली डीएनए का, क्या समझा। डीएनए डबल एक्सेल का कौन काटता है, कौन जोड़ता है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, क्या समझे। ये सारा चीज आपको क्या होगा इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या समझे। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। आज मैं क्लास में मैं आप लोग का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया। आई होप कि कहा जाता है कि आप लोग के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पढ़ाई आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज तक आपको क्लास इतना ही चलेगी, फिर मैं आप लोग के नेक्स्ट डे आप लोग से मिलते हैं, क्या समझे। और एक चीज मैं आप लोग का इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि 1-2-3 दिन में मैं बतला देता हूं कि केमिस्ट्री का भी क्लास में आप लोग की चालू करने वाला हूं क्लास। उसके आगे डेमो दे देंगे, उसके बाद आपको फिर हम सिलेबस चालू करेंगे, उसमें मेटर से लेकर चलेंगे कि पदार्थ क्या होती है, क्या समझे। तो आज भर आपको इतना ही, क्या समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कर देंगे, समझे। आज भर इतना ही।